चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की बात कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे हरियाणावासी भाइयों बहनों, आज काफ़ी समय के बाद फिर आपसे बातचीत करने के लिए हरियाणा की बात इस कार्यक्रम में मैं आया हूं। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब ये कोरोना का समय चल रहा था, प्रोक्योरमेंट भी इसी अप्रैल मास में चली थी, तो लगातार हमने लगभग 3 महीने हर सप्ताह 1 बार 2 बार ये बातचीत हम करते थे। समय ऐसा आया कि सारी चीज़ें ठीक होती नज़र आई। कोरोना विशेष तौर पर फरवरी के महीने तक ऐसा लगता था कि भी कोरोना काल समाप्त हो रहा है, लेकिन अचानक मार्च के महीने में ही फिर से इसने ऊपर उठना शुरू कर दिया। पिछले वर्ष भी ये मार्च में प्रारंभ हुआ था, इस वर्ष भी मार्च के बाद इसने फिर से दूसरा एक प्रकार से जो इसकी बारी है वो शुरू हो गई, सेकंड वेव ऑफ कोरोना जिसको मैं कहूँगा। लेकिन जो अजीब बात है कि जो पहली वेव थी वो लगातार मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक, सितंबर तक इसी प्रकार से यानी आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रतिदिन जो केसेस थे वो हमारे बढ़ते हुए मैक्सिमम 3100 केस एक दिन में गए थे। लेकिन इस बार ये एक तेजी से बढ़ते हुए पिछले 1.5 महीने में ही यानी कल की जो संख्या है 5858 ये केस पहुंच गए, यानी पहले से भी लगभग दुगना लेवल पर ये पहुंचे हैं। एक चिंता हुई है और उस चिंता के कारण से सारा देश, बहुत से प्रांत बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हरियाणा भी पीछे नहीं रह पाया है। हमारा पड़ोस का प्रदेश चाहे पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी इस तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार अंतर थोड़ा ये है कि पिछली बार शुरुआत हुई थी, दिल्ली और आसपास के ज़िले वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार जीटी रोड के ज़िले जिसमें चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, करनाल है, ये ज़िले कंपैरेटिवली आगे बढ़े हैं। और साथ ही दिल्ली के साथ लगते ज़िले गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन्होंने भी अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। हालांकि बाकी प्रांतों की तुलना में हमारा रिकवरी रेट, जो एक समय तो ऐसा था कि 98% 98% तक रिकवरी रेट हो गया था, लेकिन अभी घट करके 90% तक आ गया है। बहुत प्रदेश हमारे से पीछे हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों की तुलना का विषय नहीं है। हम चाहते हैं कि कोरोना हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आया है तो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने बहुत सी सावधानियाँ, जैसे पिछले वर्ष बरती थी उसी प्रकार की सावधानियाँ इस बार भी बदलने के लिए हमने कहा है। और आज ही एडवाइजरी जारी की है हमने डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके अंदर सूचनाएं दी गई हैं कि इस बार हमको ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। पिछली बार चूँकि नया अनुभव था तो उसमें थोड़ा पैनिक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और पैनिक होते हुए लोगों ने अपने व्यवसाय, यानी हालांकि लॉकडाउन के समय हमने अपेक्षा की थी कि सब बाज़ार बंद करें, सभी उद्योग भी बंद होने चाहिए, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ था कि बहुत से मजदूर वो पलायन करके अपने अपने घरों में दूसरे प्रदेशों में जाने लग गए थे। लाखों की संख्या में मजदूर गए, वो वापस भी आए। जब स्थितियां ठीक हुई तो वापस अपना जो उद्योग है, आर्थिक जो सारा चक्र है, वो ठीक अपने लेवल पर आ गया और दोबारा से अपनी गति ने पकड़ा। इस बार हम सावधानी बरत रहे हैं कि उस प्रकार का पैनिक न हो, और पैनिक होने का कारण इसलिए भी नहीं है कि एक अनुभव ऐसा बता रहा है कि कोविड का जो भी मरीज है उसका निश्चित एक क्रम बना है कि वो 14 दिन से और 20 दिन के अंदर अंदर ये समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर कहीं अलग से बीमारियां कुछ होती हैं, वहाँ थोड़ा खतरा ज़्यादा होता है। उसके लिए हमने मेडिकल हेल्प, जितनी भी उसकी चिकित्सीय व्यवस्था है, वो सारी हमने की है। आज भी हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी है, आईओसी बेड्स की व्यवस्था पूरी है, वेंटिलेटर्स भी पर्याप्त मात्रा में हैं, कहीं किसी को कोई कमी नहीं आएगी। हमारे अस्पताल सब सुसज्जित हैं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे पिछली बार अलर्ट था,
पिछली बार भी हमने जो उनको निवेदन किया था, तो खुल करके जैसे कोरोना वॉरियर्स के रूप में वो काम में आए थे, उसी प्रकार इस बार भी वो कर रहे हैं। आगे नया यानी व्यक्तियों को कोरोना ना फैले, इसके लिए और जो कई आयाम हैं वो भी हम सब कर रहे हैं। जैसे टेस्टिंग है, टेस्टिंग अभी भी 30,000 से ऊपर ये प्रतिदिन होती है, और टेस्ट होने के बाद जो व्यक्ति यानी कोरोना से प्रभावित होते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं, फिर उसके बाद उनकी ट्रैकिंग होती है और ट्रेसिंग होती है कि उनके साथ कौन कौन व्यक्ति पिछले 2 दिन में या 3 दिन में संबंध में आए हैं। लगभग 20 से 30 व्यक्ति हर व्यक्ति के संपर्क में पिछले 2 या 3 दिन में आते हैं। उन सबको भी हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं, और फिर बाद में अगर उनको भी किसी को कोरोना होता पाया जाता है तो उनको ट्रीटमेंट की ओर भी ले जाया जाता है। तो ऐसे ये 4 जो स्टेप्स हैं ये सब हम करते हैं, जिसमें टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, ट्रेसिंग है और ट्रीटमेंट है। तो इस आधार पर हम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी 30,000 से ऊपर लोग प्रतिदिन ये टेस्ट हो रहे हैं, और वैसे तो टेस्टिंग जितनी ज़्यादा हम करेंगे, हो सकता है उतने ही कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं वो ज़्यादा हमको आएँ, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। हमें चिंता यही है कि अगर कोरोना किसी को पहले तो आना नहीं चाहिए, और अगर आया है तो जल्दी से सुरक्षित होकर के, जल्दी से ठीक होकर के, इलाज होकर के वापस अपने घर को लौटे। इस बार के जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उसमें एक बात और ध्यान में आई है कि यदि बहुत ज़्यादा वो सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा नहीं कर रहा है, तो हमने ये भी कहा है कि वो सब घरों में ही रहें और घर पर ही रह करके आइसोलेशन ये उनका होना चाहिए। आइसोलेशन की जितनी भी किट्स हैं ये उनको उपलब्ध करा दी जाती हैं कि जिसको जैसी आवश्यकता हो। मास्क है, मास्क के साथ सैनिटाइज़र है, दस्ताने हैं, और उनको सबको यानी एक प्रकार से घरों में एक प्रकार से उनको जा करके जांच करने के लिए हमारी जो डॉक्टर्स की टीमें हैं वो भी तैयार रहती हैं। घर घर जा करके पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जा करके उनको चेक करता है, कोई परेशानी आए तो उनको वो एक प्रकार से उसको ठीक करते हैं। टेली परामर्श सुविधा, हर दिन 2 बार उस मरीज को टेलीफोन से भी जानकारी ले ली जाए कि कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं भी हमने की हैं, और यदि कहीं कमी है उसको भी हम और इसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। जहाँ तक अस्पतालों में चीज़ों की उपलब्धता है, उसके अंदर अस्पतालों के चाहे पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइज़र है, सैनिटाइजेशन की बॉटल्स लिक्विड की हैं, बिस्तरों की संख्या है, क्लोरोक्विन की गोलियां हैं, और विशेष तौर पर जो रेमडेसिविर ये जो गोली है इसकी भी इंजेक्शन की पर्याप्त संख्या हमारे पास है। कहीं किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी दवा है जो बहुत आवश्यक होने पर ही वो मरीज को लगाई जाती है। हमने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाए हैं 3 जिलों का, विशेषकर पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिनका एक अलग से नंबर रखा है। अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे समाचार पत्रों में दिया भी है, फिर भी उसको नोट करें। 855-889-3911 855-889-3911। ये 3 जिलों के लिए इस नंबर पर हम जो है हेल्प लाइन के नाते से इसका उपयोग कर सकते हैं। और अन्य जो जिले हैं उसमें 1075 1075 1075 इस 4 अंकों के नंबर का हम उपयोग कर सकते हैं। अभी जो कोरोना मरीज होते हैं उनके लिए तो ये सब सावधानियां हैं, लेकिन आगे लोगों को कोरोना ना हो इसके लिए भी हमने जो इलाज किए हैं, एक तो वैक्सीनेशन का टीका। हमारे वैज्ञानिकों को इस बात की बधाई है कि दुनिया के जो अग्रणी देश हैं उसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो वैक्सीनेशन का टीका इजाद किया है, इसमें हम लोगों ने अपने देश के लोगों को तो टीका लगाना शुरू किया ही है, आसपास के कुछ छोटे देश, क्योंकि हम मानते हैं विश्व का एक बंधुत्व का भाव ये ध्यान में आना चाहिए। आखिर तो ये बीमारी एक वैश्विक महामारी है, कोई केवल एक देश और प्रदेश की नहीं है। तो हमने जहां आवश्यकता थी उनको भी सप्लाई करना शुरू किया, लेकिन अपने भी देश के हर प्रदेश को जितनी आवश्यकता है वो वैक्सीनेशन टीके भेजे जा रहे हैं। अपने प्रदेश में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कई प्रकार के जो ये टीके हैं वो लगाए जाते हैं। प्रतिदिन जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं उसके अंदर अभी तक 30,50,000 वैक्सीनेशन के टीके ये सब लगाए जा चुके हैं।
पिछले दिनों में हमने 11 तारीख से 14 तारीख तक एक वैक्सीनेशन का प्रदेश व्यापी टीका महाअभियान ये चलाया था। वैक्सीनेशन उत्सव इसका नाम दिया था, जिसमें लगभग 6 लाख टीके ये हमने उन 5 दिनों में ही लगाए हैं। अभी 20 अप्रैल से एक बड़ा महाअभियान सभी विभागों के सहयोग से फिर से करने वाले हैं, ताकि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के सब लोग ये वैक्सीनेशन का टीका ये अवश्य लगवा लें। ये टीका 2 बार लगता है, एक बार प्रारंभ में और उसके बाद 3 सप्ताह के बाद उस टीके को फिर से लगाया जाता है, ताकि दूसरे टीके के कुछ दिन तक हम अपने शरीर की एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में बन जाने पर अपने आप को सुरक्षित कर सके कि अब जो है किसी भी ऐसे जो खतरे की कोई ऐसी नज़दीक हमारे नहीं आएगा कोरोना, जिसके कारण से हम अपने आप को बचाव ये सुरक्षित कर सके। हो सकता है केंद्र सरकार की ओर से कुछ दिन बाद ये 45 वर्ष आयु जो है इसमें और भी कम की जा सकती है, फिर बाकी नौजवानों को भी उस टीके को लगवाने की जो आवश्यकता है वो होगी। साथ ही हमने कुछ विधि निषेध इसकी सूचनाएं भी जारी की हैं। आखिर मास्क पहनना ये आवश्यक है, मास्क ना होने पर हम चालान भी करते हैं, 500 रुपये का चालान, साथ में मुफ्त में मास्क भी दिए जाते हैं। चाहे हमारे पुलिस के द्वारा, जो ट्रैफिक पुलिस है अथवा अन्य पुलिस है, चौक पर जहाँ भी कोई बिना मास्क पहने मिलता है तो उसको अवश्य चेक किया जाएगा, चाहे वो वाहन पर है चाहे वो पैदल चल रहा है, लेकिन मास्क पहनना अवश्य है। ऐसे ही बाज़ारों के अंदर भी जहाँ भी व्यक्ति अपने काम के लिए जाता है, भीड़ ना लगाएं। अलग अलग संख्या में लोग आते जाते रहते हैं तो उसका कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आती है, लेकिन इकट्ठे झुंड में भीड़ में वो इकट्ठे न हों, इसका भी सावधान रखें। खास करके सार्वजनिक स्थानों के ऊपर, चाहे वो बाज़ार हैं, सिनेमाघर हैं, पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थान हैं, मंडियां हैं, सब्जी मंडियां हैं, इन सब स्थानों पर भी हम जब जाए तो अपना मास्क भी लगा कर रखें, लेकिन एक साथ भीड़ में लोग इकट्ठे न हों। इसी प्रकार से हमने जो कोरोना का कर्फ्यू ऐसे भी एक प्रावधान किया है कि रात्रि 9 बजे से लेकर प्रातःकाल 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। बिना पास के कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले। 9 बजे अपने अपने कार्यक्रमों को समाप्त करके और घर पहुँचें। घर पहुँचने तक आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके बाद 10 बजे के बाद तो तुरंत उसकी कोई ना कोई कार्रवाई वो निश्चित रूप से की जाएगी। जहाँ तक सामूहिक कार्यक्रम जैसे विवाह शादी है अथवा किसी दुख में सुख में लोग इकट्ठे होते हैं, उसकी भी हमने सीमा लगाई है कि इंडोर में कहीं भी कोई इंडोर फंक्शन है, बंद कमरे में है, बंद हॉल में है, तो उसकी कैपेसिटी का आधा, अधिकतम 50 व्यक्ति, इससे ज़्यादा इकट्ठे न हो। और अगर बाहर कहीं मैदान में करना है तो 200 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों ने पहले से अपने फंक्शंस तय किए हुए हैं, अभी से सुनिश्चित करें कि संख्या की सीमा को न तोड़ें। अच्छा हो कि ये सारे जितने कार्यक्रम हैं इनको रात्रि की बजाय अगर हम दिन में इनका उपयोग यानी इसको करेंगे कार्यक्रम का आयोजन, तो ज़्यादा लाभ रहेगा। आजकल नवरात्र के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों के दिनों में भी जैसे भजन कीर्तन संध्या होती है, इसको हम सायंकाल के समय, दिन के समय करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो इससे भी हम अपने आप को इन सावधानियों को कर पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। मित्रों, हमने इसके लिए जितने भी स्कूल हैं, पहली से और 12वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है। और न केवल स्कूल बंद किए हैं, बल्कि अभी जो इसी सप्ताह 10वीं की परीक्षाएं होने वाली थी, उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब वो परीक्षाएं नहीं होंगी, बल्कि उनका मूल्यांकन अलग प्रकार से करके उनको अगली कक्षाओं में कर दिया जाएगा। जहाँ तक 12वीं की परीक्षा है, इनको स्थगित किया गया है। जैसे ही स्थिति ठीक होती है कोरोना की, उसके बाद इसका टाइम टेबल बना करके और निश्चित रूप से इसको यानी परीक्षा को जो है लिया जाएगा। उस समय जैसी व्यवस्था होगी वैसी करेंगे। कोरोना को न आए ये हमारी इच्छा है, आए तो जल्दी से इलाज हो, ये उसका एक हमारे अपने हाथ में है। हम सब स्वयं सावधान होकर अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को बचाएंगे। ये बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब एक विषय जो बहुत ही मुझे एक प्रकार से कष्टदायक स्थिति है, उसको मैं वर्णन कर रहा हूँ। पिछले बार भी अप्रैल के महीने में हम देखते हैं कि हमारी जो मंडियाँ थी उसके अंदर प्रोक्योरमेंट का विषय चल रहा था।
वो प्रोक्योरमेंट तो इस प्रकार से वैसे ही चल रही है, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन जो विशेष बात मुझे जिसका उल्लेख करना है वो है हमारे किसान भाई कहीं कहीं अपनी कुछ बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आंदोलन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। कहीं कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब तोड़ा जाता है उस समय प्रशासन को भी कठिनाई होती है, सरकार को भी कठिनाई होती है। वो चीज़ तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही है कि उसके कारण से जो लोग इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना के फैलाव का भय वहाँ बना रहता है। हमको पता ही नहीं रहता कि कौन कोरोना पॉजिटिव हो गया होगा, कौन नहीं हुआ होगा। जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ की अब चर्चा हम करें तो बहुत स्थानों पर कई विद्यालयों में विद्यार्थी अथवा सामूहिक रूप से उनके अध्यापक, आज तो एक बस अड्डे के अंदर वहाँ जो ड्राइवर कंडक्टर उनको देखा गया कोरोना के टेस्ट हुए तो 15-16 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले, तो उस बस अड्डे को भी 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। तो ऐसा निश्चित ही जहाँ लोग इकट्ठे बैठते हैं, दिन रात एक साथ रहते हैं, तो कोरोना के होने का एक संभावना बनी रहती है। मैं ये कहता हूँ कि आखिर आंदोलन कोई भी एक बात लेकर के हम मानो बैठे हैं, हमारे अधिकार, कोई बात हम कर सकते हैं कि हमारे अधिकार हैं, इसको सुरक्षित करना है, हमारी समस्याएं हैं, इसको हल करना है। विवाद हो सकता है कि वो समस्याएं हमारी कैसी हैं, कैसी नहीं, हल होगा नहीं होगा, ये एक विचारों का अंतर हो सकता है। लेकिन आज विषय है महामारी का। ये महामारी एक संकट है। इस संकट की उपस्थिति में कहीं कोई विवाद नहीं है। ये संकट पूरे देश और दुनिया का है। ये संकट हमारे अंदर भी आ चुका है। हर प्रदेश में, आसपास के प्रदेशों में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आखिर हम भी इन सावधानियों को क्यों ना बरतें। जान है तो जहान है। अगर हमारी जान नहीं बची तो फिर ये सब चीज़ें यहीं के यहीं रह जाएंगी। इसलिए मेरी अपील है ऐसे किसान बंधुओं से कि ये अवसर अब उस प्रकार के आंदोलन करने का नहीं है, इकट्ठे रहने का नहीं है। आपके आंदोलन को दर्ज किया जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर कोरोना न हो, दोबारा से भी आपको इसी स्थिति में ऐसे ही आकर आंदोलन करना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। लोकतंत्र जैसा हमारा अधिकार है, ऐसे दूसरों का भी लोकतंत्र का अधिकार है। तो हम किसी दूसरे के कष्ट का भी कारण न बने। तो मैं तो यही चाहूँगा कि लोग आज इस आंदोलन को यहीं समाप्त करें, अपने अपने स्थानों पर जाएं, अपने परिवार की भी चिंता करें, अपनी भी चिंता करें, अपने समाज की भी चिंता करें। कोरोना हुआ है तो उसका इलाज कराएं। कोरोना आगे फैले नहीं तो उसकी सारी व्यवस्थाएं जो प्रबंध बताए हैं वो सब प्रबंध करें। ये एक बहुत बड़ा एक मानव के प्रति जो उपकार है वो हम सबका होगा। तो हम सब सावधान यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से ही ये एक काम जो हमारा दायित्व बनता है, सबका सामूहिक दायित्व, उसको हम जरूर कर पाएंगे। जहाँ तक मंडियों में इस समय प्रोक्योरमेंट की बात है, प्रोक्योरमेंट पिछले वर्ष भी कोरोना के समय में ही हुई थी और ठीक प्रकार से सारी व्यवस्था हमने की थी। बाज़ारों में भी हमने मास्क उपलब्ध कराए थे, सैनिटाइज़र उपलब्ध कराए थे और सब लोग दूरी बना करके रखें, ऐसे काम सबने किए थे। और मंडियों के परचेज सेंटर ये हमने अलग से बनाए थे, बड़ी संख्या में बनाए थे। इस बार भी हम वो सब कर रहे हैं। हमारी प्रोक्योरमेंट में इस समय आधे से ज़्यादा अनाज जो है वो मंडियों में आ चुका है, लगभग 60%। 80 लाख मीट्रिक टन ये अनाज आना है। 50 लाख मीट्रिक टन ये अभी तक आज तक आ चुका है, जिसमें से 40 लाख मीट्रिक टन इसकी एक प्रकार से खरीद की जा चुकी है और 25 लाख मीट्रिक टन लगभग उसका उठान भी हो चुका है। तो ये उठान हर दिन बढ़ोतरी इसकी हो रही है। उठान जल्दी से जल्दी हो, ये हमारा प्रयत्न है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं सबने की हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को पूरे अधिकार दिए हुए हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को यदि माल उठाने में दिक्कत आती है अलग से व्यवस्थाएं करें, लेकिन मंडियों में अनाज रखा न रह जाए, क्योंकि अनाज जो है वो खुले आकाश के नीचे रखा है। जैसा हम देख रहे हैं आज भी वर्षा का मौसम हरियाणा में बना हुआ है। कहीं अगर वर्षा आती है तो उस अनाज का नुकसान हो सकता है। वो नुकसान चाहे किसान का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे किसी एजेंसी को हो, FCI का हो, आखिर तो हमारा सबका नुकसान है। प्रदेश का नुकसान, किसान का नुकसान, जनता का नुकसान, देश का नुकसान, आखिर हमारा सारा सबका नुकसान है। तो ये नुकसान किसी का न हो, इसकी सावधानी बरतने के लिए आज जो अनाज आए हुए हैं उसका जल्दी से उठान हो, ऐसा मैं सभी एजेंसी के ट्रांसपोर्टर्स को कहूँगा, डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहूँगा। लेकिन मैं किसानों से भी अपील करूँगा कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जहाँ ज़्यादा अनाज आ गया है, ग्लटिंग हो गई है, भीड़ हो गई है, अनाज बाहर निकाला नहीं जा रहा है, वहाँ 2 दिन लाने की स्पीड थोड़ी कम कर लें। 2 दिन के बाद
ये सारी मंडियां खाली होने पर या सारी खाली नहीं होंगी तो कम से कम उतनी जगह बनने पर दोबारा से हम लेकर के आएंगे, तो इसमें हमारा भी लाभ होगा, ये ज़रूर हम करें। और जहाँ तक मंडियों में व्यवस्था की बात है, सब व्यवस्थाएं हमने पूरी की हैं, बारदाने की कहीं कोई कमी नहीं है, गोडाउन्स में जगह की कोई कमी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े वाहनों की कमी हो सकती है, जिसका मैंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को हमने पूरे अधिकार दिए हैं, वो सब इसको ठीक कराएंगे। और जहाँ तक पेमेंट की बात है, पैसे की बात है, इस बार व्यवस्था की है कि किसान के हर एक के खाते में ये पैसा जाएगा। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 650 करोड़ रुपया ये किसानों को जा चुका है, क्योंकि अभी 3 दिन से ही पैसा जाना शुरू हुआ है। बाकी जितनी भी अनाज की खरीद है, वो खरीद जैसे ही उठान होता है, उठान के साथ साथ एग्जिट पास कटने के बाद और उनका जो टाइम है पेमेंट का वो शुरू हो जाता है। उसके 72 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते में ये पेमेंट ज़रूर पहुंचेगी, ऐसा हमने सुनिश्चित किया है। तो इस प्रकार से आप सबका इसमें सहयोग चाहिए, किसानों का भी सहयोग चाहिए, मंडी में आड़ती भाइयों का भी सहयोग चाहिए। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डट करके अपनी ड्यूटी निभा ही रहा है, कहीं कोई लापरवाही न बरते, ये मेरा आपसे अनुरोध है। मैं फिर से आज उसी विषय पर आऊँगा कि जो कोरोना की महामारी है, इससे हमको बचना है और ये लगातार दूसरे वर्ष का ये क्रम चल पड़ा है। पिछले अनुभवों का लाभ उठाते हुए हम इस बार सारी बीमारी से दूर रहने के लिए जो विधि निषेध बताए हैं उसको लागू करें और कोई पैनिक ना फैलने दें। खास करके मैं हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ रहें चाहे अपने प्रदेश में रहें, घर में रहें, स्थिति एक जैसी है, कहीं अंतर पड़ने वाला नहीं है। सावधानियां यहाँ भी बरतनी होंगी, सावधानियां वहाँ भी बरतनी होंगी। इसलिए हम निश्चिंत होकर के बिना किसी चिंता से अपने अपने काम में लगे रहें और वहाँ पर जो सूचनाएं आपको मिलती हैं, डिस्टेंस दूरी बनाकर रखना, आधी संख्या दिन में काम करे, अगर डबल शिफ्ट करनी है तो आधी संख्या रात को करे, 3 शिफ्टें करनी है तो 3 बार शिफ्टें करें, इस प्रकार से। और किसी को छुट्टी के दिन भी अगर कोई फैक्ट्री बंद रहती तो छुट्टी के दिन का उपयोग करें, लेकिन लगातार अपने काम को करते हुए सारी व्यवस्थाएं जो हमारे प्रबंधक हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, वो सब प्रबंध व्यवस्था करके स्थानीय हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ करके रहें। कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई आएगी तो हरियाणा सरकार आपके साथ खड़ी है, हरियाणा सरकार हर प्रकार सहयोग करेगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। चाहे किसी को राशन की बात है, किसी को आर्थिक तंगी है तो आर्थिक स्थिति की बात आएगी, चाहे उद्योग है, चाहे दुकान है, चाहे मजदूर है, चाहे मालिक है, सब की चिंता की जाएगी। पिछले बार भी हमने जो कुछ किया था, लगभग 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने पिछले वर्ष इसी काम के लिए की थी। इस बार भी अब हमारी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। हमारा जो एक ग्रुप बनाया टास्क फोर्स स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने टास्क फोर्स बनाए हैं। वो सब टास्क फोर्स प्रतिदिन मिलते हैं, प्रतिदिन हर बात की बारीकी से जानकारी लेते हैं। और इसके बाद कैबिनेट की जो मीटिंग है हमारी, अगले 22 तारीख को हम कैबिनेट की मीटिंग भी कर रहे हैं। कुछ निर्णय और इसके अतिरिक्त लेने होंगे, उसमें लेंगे, लेकिन बिना किसी झिझक के आप सब लोग अपना मन एक बड़ा बनाकर, एक हौसला बनाकर, एक अपनी हिम्मत बनाकर इस बीमारी से जूझना है। हमको हारना नहीं है, कोरोना को हराना है, ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। उन्होंने हरियाणा की बात कही, जिसमें उन्होंने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर जिक्र किया। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से हरियाणा की बात की, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की। कोरोना पिछले साल की तरह ही मार्च में दोबारा शुरू हुआ है और अब इसकी सेकेंड वेव लगातार गहराती जा रही है। सेकेंड वेव इसकी बेहद गंभीर है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 30 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है और 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में 6 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।